हेलो दोस्तों, नमस्कार। आगाज़ करते हैं हम आज के अपने इस ज़बरदस्त सेशन का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत के इतिहास को, जिसमें हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की, जिसमें निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप अब बात करें मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की, तो आप लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो है एक विशाल अन्नागार होता था, यानी जहाँ पर अनाज को स्टोर किया जाता था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि विशाल अन्नागार या धान्य कोठार ही मोहनजोदड़ो की एक सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। लेकिन अगर आप बात करें विशाल स्नानागार की, तो विशाल स्नानागार जो है ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जो मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत मानी जाती है। तो सबसे प्रसिद्ध इमारत अगर आपसे पूछेगा तब आप आंसर करेंगे विशाल स्नानागार, लेकिन उसने पूछा है सबसे बड़ी इमारत, और जब भी सबसे बड़ी इमारत पूछेगा तो आप आंसर करेंगे सबसे बड़ा विशाल अन्नागार हमें प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए बताइए 12 कक्षों का अन्नागार हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, जब भी 12 कक्षों की बात आएगी तब आप आंसर करेंगे कि वह हमें 12 कक्षों का जो अन्नागार प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ हड़प्पा से। कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से हमें 12 कक्षों का अन्नागार प्राप्त हुआ, जो हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? यानी लोगों ने जो घर बनाए थे और उन घरों को बनाने के लिए उनके द्वारा कौन सी पद्धति अपनाई गई? कमल पुष्प की आकृति की, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में या त्रिभुजाकार आकृति में? अगर आप अब बात करें त्रिभुजाकार आकृति की, तो आप लोग जानते हो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी का ही आकार हुआ करता था। कौन सा आकार? तो इसका आकार हुआ करता था त्रिभुज के आकार का। लेकिन अगर आप बात करें घरों के विन्यास की, तो घरों को जो बनाया गया था वह बनाया गया था ग्रिड पद्धति में। किसमें बनाया गया था? तो ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। इनकी जो सड़कें होती थी वो समकोण पर काटा करती थी। घरों के दरवाजे जो है वह मुख्य सड़क पर न खुलकर बल्कि गलियों में खुला करते थे। खिड़कियां जो है वो पीछे की तरफ हुआ करती थी। ये सारी की सारी किसकी शामिल थी? तो ये ग्रिड पद्धति में ही शामिल थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मिलान करना है आपको, जिसमें एक तरफ दिए गए हैं प्राचीन स्थल और दूसरी ओर दिए गए हैं पुरातात्विक स्थल। जिनमें अगर आप बात करें कि हमें कौन से स्थल से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली। लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, धोलावीरा गुजरात में, बनावली हरियाणा में। जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति या हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लेख। तो आप लोग जानते हैं कि इसका जो आंसर, ऑप्शन आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे होंगे। चलिए अभी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे तो आप इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि लोथल जो है यहाँ से हमें क्या मिला था? तो यहाँ से लोथल से होता था व्यापार, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक डॉकयार्ड या एक गोदीबाड़ा। कालीबंगा, कालीबंगा से मैंने कल की क्लास में बताया था कि हमें मिले थे जुते हुए खेत के साक्ष्य। धोलावीरा की अगर आप बात करें तो धोलावीरा से हमें मिली थी हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनावली से हमें मिला था पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति या हल के जो साक्ष्य मिले थे वो बनावली से मिले थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लोथल से हमें क्या मिला? तो लोथल जो बंदरगाह हुआ करता था, तो यहाँ से हमें क्या मिला? एक डॉकयार्ड मिला। कालीबंगा से हमें मिले जुते हुए खेत के साक्ष्य। धोलावीरा से मिली हमें हड़प्पाई लिपि जो 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख था, और बनावली से हमें मिला पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किसका एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं मिलता है? शेर, हाथी, गेंडा या फिर बाघ। अगर आप बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो से जो हमें मोहर प्राप्त हुई उसके ऊपर 6 जानवरों की आकृति थी,
जिसमें दाईं तरफ एक बाघ और एक हाथी बैठा हुआ था, बाईं तरफ एक भैंसा और एक गेंडा बैठा हुआ था, और उसी के नीचे की अगर आप बात करें तो 2 हिरण दिखाई देते हैं, जिसमें याद रखिएगा एक बाघ, एक हाथी, एक भैंसा, एक गेंडा और नीचे 2 हिरण हमें बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा कि हमें कौन सी आकृति दिखाई नहीं देती है, तो हमें शेर की आकृति नहीं दिखाई देती। इसकी आकृति नहीं दिखाई देती शेर की, बल्कि हमें दिखाई देता है हाथी, गेंडा, बाघ और इसी के साथ साथ क्या, तो 2 हिरण क्या दिखाई देंगे, तो 2 हिरण हमें दिखाई देंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, सोना एवं चांदी से, तांबा एवं कांसे से, टीन एवं शीशे से या लोहे से। तो आप लोग जानते हैं कि जो लोहा धातु थी इसका आविष्कार बाद में होगा, और इसी लोहा धातु का सबसे पहले प्रयोग करेगा फारस देश, जिसे आप लोग ईरान के नाम से जानते हैं, और इसी ईरान के अंदर सबसे पहले लोहे के औजारों का प्रयोग करके क्या बनाए गए थे, औजार बनाए गए थे। तो याद रखिएगा वो सोने एवं चांदी का आयात क्या करते थे, तांबे एवं टीन से कांसा बनाया करते थे, और याद रखिएगा इन 3 बाकी सभी धातुओं की उन्हें क्या थी, जानकारी थी। तो याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस धातु से परिचित नहीं थे, वो लोहे से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है। अगर आप बात करें युगल समाधान की, यानी पति के साथ ही पत्नी को दफनाया जाना, यानी प्रेमी और प्रेमिका के जोड़े को एक साथ दफनाया जाना, इसके जो हमें एविडेंस मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो याद रखिएगा इसके जो हमें एविडेंस मिले वो मिलते हैं लोथल से। कहाँ से मिले, लोथल, या जो लोथल कहाँ पे पड़ता है आपका, गुजरात में पड़ता है। इसी लोथल से हमें मिले थे कि पति और पत्नी को एक साथ दफनाया जाता था, इसी के साक्ष्य गुजरात के लोथल से प्राप्त हुए। और ये जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे ही पड़ता है। आप बताइएगा कि लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये आप बताएंगे। अगर आप बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, और बनावली जो है, बनावली पड़ता है हिसार के फतेहाबाद जिले में, जो सरस्वती नदी के किनारे था, वर्तमान में घग्गर के किनारे पड़ता है। हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे था पाकिस्तान में 1921 में, जिसकी खोज DR साहनी के द्वारा ही की गई थी। चलिए हड़प्पा का नाम आया तो कई बार आपसे पूछा जाता है, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रशासनिक राजधानी, या फिर पूछागा आपसे कि जुड़वा राजधानी कौन सी थी। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करेंगे हड़प्पा व मोहनजोदड़ो जो है ये प्रशासनिक राजधानी या जुड़वा राजधानी कहलाती है सिंधु घाटी सभ्यता की। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए वाणिज्यिक राजधानी, तो आप आंसर करेंगे कि जो वाणिज्यिक राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी थी, तो वो थी लोथल, क्योंकि व्यापार जो हुआ करता था वो कहाँ से हुआ करता था, लोथल से हुआ करता था। और इसी बात की जो जानकारी मिली वो हमें मिली क्योंकि फारस की मुद्राएं जो प्राप्त हुई वो गुजरात के लोथल से ही हमें मिली हैं। चलिए आपको बताना है कि लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था। मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे इनके द्वारा ही कपास का उत्पादन किया गया था सर्वप्रथम, और मैंने बताया था इनकी जो प्रमुख फसलें थी वो गेहूं व जौ हुआ करती थी। तो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। तो याद रखिएगा वो क्या था, सिंडन, कॉटन, A एवं B दोनों, या हड़प्पा। तो अगर आप बात करें कि वो कपास को क्या कहा करते थे, तो वो कहा करते थे इसे सिंडन। क्या कहा करते थे, इसे सिंडन कहा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। कुणाल, राखीगढ़ी, दाइमाबाद या बनावली से। तो कुणाल एक नया शब्द आया है, तो आप लोग जानते हैं कि जो कुणाल है ये भी हरियाणा में स्थित है। कहाँ से स्थित है ये, तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। राखीगढ़ी जो एशिया का सबसे बड़ा टीला माना जाता है यह भी हरियाणा में स्थित है। बनावली की बात करें तो ये भी हरियाणा में स्थित है। तो इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दाइमाबाद या देमाबाद। और मैंने आपको बताया था कि जो देमाबाद है यह सबसे दक्षिण स्थल माना जाता है जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी के किनारे, तो यह गोदावरी नदी के किनारे ही स्थित था।
और जो दाइमाबाद है यह अहमदनगर ज़िले में पड़ता है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहीं से हमें क्या मिली थी, डेड बॉडी मिली थी। और जो कब्र हुआ करती थी उन्हीं कब्रों को पक्की हुई ईंटों से ढका गया था। किससे ढका गया था, तो पक्की हुई ईंटों से ही ढका गया था इसी को। दाइमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात किया करते थे, चांदी का, टीन का या सोने का। तो याद रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह इन्हीं तीनों चीज़ों का आयात किया करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, 2 व 3, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चांदी, टीन और सोने का जो हड़प्पावासियों के द्वारा आयात किया जाता था। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की जो सामग्री थी उसका आयात कहाँ से किया करते थे, हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा से, ईरान से, दक्षिण भारत से या दोस्तों बलूचिस्तान से। बताइएगा आप लोग कि वो जो लोग थे वो लाजवर्द जो भवन निर्माण की एक सामग्री हुआ करती थी उसका आयात कहाँ से किया करते थे। तो याद रखिएगा वो क्या करते थे, हिंदुकुश क्षेत्र से। कहाँ से क्या करते थे, तो उनके द्वारा जो आयात किया जाता था वो हिंदुकुश क्षेत्र से ही किया जाता था। और आप लोग जानते हो हिंदुकुश पर्वत के, और इसी हिंदुकुश पर्वत को पार करके सबसे पहले कौन आया था, हर्षवर्धन आया था। कौन, हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग। कौन, क्या नाम था, ह्वेनसांग। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है बताइए ह्वेनसांग किस पर्वत को पार करके आया था, तो वह भी हिंदुकुश पर्वत को ही पार करके आया था। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं कौन कौन से, मुंडीगाक, सुरतागोई या दोनों या हड़प्पा। तो याद रखिएगा मुंडीगाक और सुरतागोई जो है ये दोनों के दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं जो कि अफगानिस्तान में पड़ते हैं। मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था यह 3 देशों में था, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं पाकिस्तान में स्थल खोजे गए, फिर भारत में स्थल खोजे गए और बाद में अफगानिस्तान में भी स्थल खोजे गए। तो 2 नए नाम आए हमारे सामने, एक आया मुंडीगाक और दूसरा आया सुरतागोई। ये दोनों के दोनों स्थल कहाँ पर खोजे गए थे, ये अफगानिस्तान में खोजे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन से शहर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, लोथल एवं सूतकांगीडोर, अलाहादीनो एवं बालाकोट, कुनतासी या इनमें से सभी। तो आप याद रखिएगा ये सारे के सारे जो स्थल हैं ये क्या हुआ करते थे, ये उस समय बंदरगाह हुआ करते थे। यहीं से ही चीज़ों का आयात और निर्यात किया जाता था। लोथल एवं सूतकांगीडोर के बारे में बहुत बार मैं बता चुका हूँ। लोथल के बारे में अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। आप हमें बताएंगे कि बताइए सूतकांगीडोर जो है ये किस नदी के किनारे पड़ता है। आप हमें ये आंसर देंगे कि सूतकांगीडोर जो है जो कि कहाँ पे है, बलूचिस्तान में पड़ता है और बलूचिस्तान है पाकिस्तान में, जिसकी खोज 1927 में R.L. स्टाइन के द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है कि जो सूतकांगीडोर है जिसकी खोज R.L. स्टाइन ने की थी यह किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, व्याघ्र एवं हाथी का, गेंडा एवं भैंसे का, हिरण का या इनमें से सभी का। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमें हाथी, गेंडे एवं भैंसे, 2 हिरण और बाघ का चित्र मिलता है, लेकिन हमें किसका चित्र नहीं मिला, तो हमें चित्र नहीं मिला शेर का। और ये मोहर कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये मोहर भी हमें प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि इनमें से सभी जो हैं ये किससे थी, पशुपतिनाथ की जो मोहर थी उससे संबंधित थी। और पशुपतिनाथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन थे, तो यही पशुपतिनाथ थे भगवान शिव। और आप याद रखेंगे कि पशुपतिनाथ की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी यह भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से, जिसकी खोज 1922 में की गई थी। किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा, सिंधु नदी के किनारे। और इसी मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ था स्वास्तिक चिन्ह। कौन सा चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो ही कहलाता है माउंड ऑफ डेड्स या मृतकों का टीला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाली हर एक चीज़ के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ,
एक बड़ी इमारत जो कि एक विशाल अन्नागार थी वो प्राप्त हुई, एक प्रसिद्ध इमारत जो एक स्नानागार हुआ करता था वह प्राप्त हुई, नटराज की मूर्ति जो भगवान शिव की थी वह प्राप्त हुई, इसी के साथ हमें पशुपतिनाथ की मूर्ति जो भगवान शिव की थी वही प्राप्त हुई। इसके साथ त्रिमुखी शिव का रूप, 6 जानवरों की आकृति वाली मोहर, पैरों के नीचे जिसके 2 मोर थे, एक पुरोहित राजा की मूर्ति प्राप्त हुई और इसी के साथ साथ हमें प्राप्त हुई एक कांस्य की मूर्ति जिसमें एक बालिका डांस करती हुई दर्शाई गई है। तो याद रखिएगा यह जो नृत्य वाली मूर्ति है ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सारी की सारी चीज़ें मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दी है, आप साथ के साथ इन्हें नोट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो अभी मैंने बताया कि पुजारी की मूर्ति या पुरोहित राजा की मूर्ति, आपने देखा होगा मोदी जी जो जिनका दाढ़ी का जो स्टाइल है उसी तरह के स्टाइल की ही एक मूर्ति प्राचीन समय में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और वह बिल्कुल मोदी जी की जैसे ही दिखाई देता है। तो यह मूर्ति भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो याद रखिएगा वह जो निशान मिले हैं जिस पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो वह हमें हड़प्पा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था रावी नदी के किनारे। चलिए जी, उसके अलावा हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें आप लोग बताएंगे कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश्य है? तो आप लोग बताएंगे कि हड़प्पाकालीन स्थल में एक मछली चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया का चित्र है जो पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन भी मिलता है, वह कहाँ से मिला? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर रंगपुर से? कहाँ से मिलेगा? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। कहाँ से मिला वो? तो वो हमें मिलेगा लोथल से। कहाँ से मिलेगा? लोथल। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। किसने खोज की थी? एस राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये बात हो रही है आफ्टर द इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता के बाद, जब 1947 के बाद में जो स्थल खोजे गए थे उस समय भारत में या उसके बाद के भारत की बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा के स्थल थे वो कहाँ पर खोजे गए थे? तो वो जो सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए थे वो खोजे गए थे गुजरात में। कहाँ पर खोजे गए? तो इनकी जो खोज हुई वो थी गुजरात में, और गुजरात में ही सबसे ज़्यादा क्या खोजे गए? इसके स्थल खोजे गए थे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? जो, चावल, गेहूं या दालें? तो मैंने बताया जो के हमें साक्ष्य मिले हैं, हमें साक्ष्य मिले हैं चावल के साक्ष्य बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के प्रयाग में पड़ने वाले कोल्डी हवा नामक स्थान से। मैंने बताया कि इनकी प्रमुख फसलों में ही शामिल थे जौ और गेहूं, लेकिन उन्हें किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? तो उनके द्वारा जो है दालों की खेती नहीं की जाती थी। किसकी खेती नहीं की जाती थी? दालों की खेती उनके द्वारा नहीं की जाती थी। वे खेती क्या करते थे? जौ की, चावल की, गेहूं की और कपास की। इन्हीं चारों से वो क्या थे? संबंधित थे। चलिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये आपको कथन दिया गया है। उसका कारण दिया गया है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो आपको बताना है इनके अंदर से कौन सा सही है और कौन दूसरे का स्पष्टीकरण करता है। जिसके अंदर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो अगर आप बात करें हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, तो आप लोग जानते हो कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जो है इनकी जो सिविलाइजेशन थी या जो सभ्यता थी वह बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसका कारण इतिहासकारों ने ज़्यादातर क्या माना है? बाढ़ के आने के कारण ये सभ्यता नष्ट हो चुकी थी। तो पहला कथन इसका बिल्कुल सत्य है कि ये क्या थे? विलुप्त हो चुके हैं। दूसरा है कि वो उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे।
हम जानते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो चुकी थी, पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी, उसका जो कारण माना गया वो बाढ़ माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। हमने तो जब इनके बारे में जाना तो वो हमें खुदाई से ही चीज़ें प्राप्त हुई। आप लोग जानते हैं कि जब लाहौर से कराची के बीच में क्या बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसी दौरान जो है हमें इसके कुछ साक्ष्य मिले, हमें कुछ वहाँ से ईंटें मिली, और उसी के बाद में धीरे धीरे वहाँ पर उत्खनन कार्य करके खोजा गया। और सर अलेक्जेंडर कनिंघम के दौरान में ही जब सबसे पहले ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1861 में कलकत्ता में, और वही बाद में स्थानांतरण करके दिल्ली में लाया गया। और उसी दौरान 1921 में दयाराम साहनी ने पहला स्थल जो खोजा वही कहलाया हड़प्पा। तो पहला कथन हमारा सत्य है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों विलुप्त हो चुके थे। दूसरा, हमें जो जानकारियाँ मिलती है हम उनकी खुदाई करते हैं, और खुदाई के दौरान हमें जो जो जानकारियाँ इकट्ठी होती है या जो जानकारियाँ मिलती है उसी से इतिहासकार जो हैं आइडिया लगाते हैं या अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है ऐसा वहाँ पर हुआ। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, और ए इसका जो है वो स्पष्टीकरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि दोनों सही हैं, और RA का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दो कथन आपको दिए गए हैं, दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है या कौन सा नहीं है। तो अगर आप बात करें पहले कथन के बारे में कि यह जो सभ्यता थी यह एक लौकिक सभ्यता थी, लेकिन इसका इतना ज़्यादा वर्चस्वशाली नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो हमें कहीं से मंदिर के साक्ष्य मिले, ना ही हमें किसी देवी देवता की मूर्ति मिली। हम इतना जानते हैं कि ये जो समाज था ये मातृसत्तात्मक समाज था, क्योंकि यहाँ से हमें मातृ देवी की 2 मृण मूर्तियाँ मिली है, और एक मूर्ति के ही गर्भ से उगता हुआ हमें एक पौधा दर्शाया गया है। इससे हमें ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो समाज है ये मातृसत्तात्मक समाज था, क्योंकि हमें ना तो कहीं पर मंदिरों के और ना ही कहीं पर हमें उनकी पूजा के अवशेष मिले हैं। तो कथन एक हमारा क्या हो गया? सत्य हो गया। दूसरा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। जब वो लोग कपास या सिंडन का उत्पादन करते थे और उसी से ही वो क्या बनाया करते थे? वस्त्र बनाया करते थे। तो दोनों के दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों क्या हैं? सत्य हैं, बिल्कुल सही हैं, करेक्ट हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जिसमें एक तरफ हड़प्पाकालीन स्थल दिए गए हैं, दूसरी उनकी लोकेशन दी गई है कि वो वर्तमान में कहाँ पर स्थित हैं। अगर आप हम बात करें मांडा की, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, और पहले लेक्चर में मैंने जब आपको पढ़ाए थे सिंधु घाटी के स्थल तो मैंने बताया था कि इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। तो मैंने आपको पूरी तरह से इसका विस्तार बताया था कि उत्तर में कहाँ से लेकर दक्षिण में कहाँ तक ये फैली हुई है, और पूर्व में ये है हिंडन नदी से लेकर पश्चिम में यह दास्क नदी जो पाकिस्तान में बहती है वहाँ तक फैली हुई थी, जिसका आकार त्रिभुजाकार था। तो मांडा जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मांडा कहाँ पे पड़ता है। तो ये मांडा जो है आपका ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगर आप बात करें दाइमाबाद की, तो दाइमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीबंगा की अगर आप बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में, और राखीगढ़ी जो एशिया का सबसे बड़ा टीला माना जाता है ये हरियाणा ज़िले में स्थित है। तो मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, कौन सी नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में अहमदनगर ज़िले में पड़ता है, गोदावरी नदी के किनारे। कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में पड़ता है, और राखीगढ़ी जो सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा के हिसार ज़िले में पड़ता है। तो ये वो स्थल हैं। तो इसको आपको मिलान करवा दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ए का 3, बी का 4 और सी का 1 एंड डी का 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबे की, सोने की, चांदी की या लोहे की? तो आप लोग जानते हैं तांबा था इस समय, क्योंकि तांबे और टीन का प्रयोग करके ही उन्होंने कांसा धातु बनाई थी। और जब इनके द्वारा कांस्य धातु का निर्माण किया गया तो यही सभ्यता कहलाई कांस्ययुगीन सभ्यता, और इसी को ही हम नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो तांबा इनके
ध्यान में था स्वर्ण, ये सोने का आयात किया करते, ये चांदी का आयात किया करते थे, लेकिन ये किस चीज़ से परिचित नहीं थे, ये लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा के आविष्कार जो किया जाएगा यह फारस में किया जाएगा। या इसकी खोज कहाँ पे होगी सबसे पहले, तो इसकी खोज सबसे पहले होगी फारस में, जिसे आप लोग ईरान के नाम से जानते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, शेर, घोड़ा, गाय या हाथी। तो आप लोग जानते हैं घोड़ा भी था, गाय भी थी, हाथी भी था, लेकिन शेर उस समय नहीं था। क्या नहीं था? शेर नहीं था। तो याद रखिएगा शेर के बारे में हमें कोई अवशेष नहीं मिले। अगला है कि चहुंदड़ों के बारे में आपको बताया गया था, जो कि पाकिस्तान में है। तो चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन कार्य किसके द्वारा किया गया था? J.H. मैके के द्वारा, या फिर सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर के द्वारा, या फिर S.R.L. स्टाइन के द्वारा, सर R.L. स्टाइन के द्वारा। तो चहुंदड़ों की अगर आप बात करें तो चहुंदड़ों की जो खोज है यह 1931 में हुई थी। चहुंदड़ों की खोज जो है यह कब हुई थी? तो यह हुई थी 1931 में। किस नदी के किनारे चहुंदड़ों पड़ता है? तो चहुंदड़ों पड़ता है आपका सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है चहुंदड़ों। और याद रखिएगा इसकी जो खोज की गई थी यह किसने की थी? तो यह की थी H. मैके ने, या इसी को कहा जाता है M.G. मजूमदार। क्या बोलेंगे? M.G. मजूमदार के द्वारा जो है चहुंदड़ों की खोज 1931 में की गई थी। तो इसे आप सही करेंगे, मैके लिखा हुआ है, ये आपका मजूमदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मजूमदार। तो याद रखिएगा M.G. मजूमदार के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी, M.G. मजूमदार। चलिए आज की क्लास में हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। पीडीएफ ऑलरेडी आपको बता रखा है, कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बोर्ड पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। उसके साथ आपके जो भी डाउट रहते हैं वो सारे के सारे आप लोग हमसे टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं, वहाँ पर आपके सारे के सारे डाउट सेशन लिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले मैंने सारे के सारे महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन थे जो ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इससे बाहर न जाने की संभावना रहेगी। चलिए कल की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में, जिसे हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की और उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की, जो 1500 से लेकर 600 BC के बीच का टाइम पीरियड रहेगा। उससे जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम 2 या 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे इसी फॉर्म में, जिसमें हम साथ के साथ आपको थ्योरी को बताते हुए चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग एजुकेशन बोर्ड के साथ बने रहें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। बाकी आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग क्लास को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप करें और अपने दोस्तों से एक बार फिर से शेयर करें। आज के लिए इतना ही, तब तक धन्यवाद।